नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, बाराबंकी। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा पिछला लेक्चर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी पे आके समाप्त हुआ था, जिनसे खिलजी डायनेस्टी को फिनिश करके हम आगे बढ़ते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इतिहास के सामाजिक, आर्थिक उन पहलुओं पर ज़्यादा फ़ोकस करूँ, ज़्यादा चर्चा करूँ, जो हमको जीवन में आगे कुछ बताते सिखाते हैं। तो पिछली बारी मैंने एक शेर छोटा-सा पढ़ा था, तारीख की नज़रों से वो दौर भी गुज़रा है, लम्हे ने खता की थी, सदियों में सज़ा पाई। पढ़ाते-पढ़ाते समय हमको हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान देना है, उन इतिहास के उन लम्हों को पहचानना है, जहाँ से हमसे कोई ऐसी चूक हुई, जिसमें सदियों का पुण्य मिट चुका है। भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हों और हमें सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। इतिहास इसलिए भी पढ़ना और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज की चर्चा मैं तुगलक वंश की से स्टार्ट करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। सबसे जो पहली डायनेस्टी जिस पर हमने चर्चा की थी वो गुलाम वंश था। उसके बाद हमने खिलजी वंश पर चर्चा की, जिसके राजस्व सुधार, उसकी साम्राज्यवाद की नीति, खुदरीकरण की नीति, मंगोलों के प्रति इसकी जो नीति थी, उस पर हमने काफ़ी गहन चर्चा की थी। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है, क्योंकि ठीक उससे पहले थोड़ा जो दौर था वो काफ़ी हद तक अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से प्रभावित था। उसका शासन सख्त था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त था। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो थोड़ा-सा उदारीकरण का दौर प्रारंभ होता है, लिबरलाइजेशन का दौर प्रारंभ होता है। जहाँ उन्होंने मैक्सिमम टैक्स शरीयत के अनुसार भू राजस्व का वसूल किया 50%, वहाँ जो भू राजस्व में भी छूट दी थी। जो बकाया ऋण खेती के लिए दिया जाता था और टैक्स ऋण दिए जाते थे, उन ऋणों की वसूली पर भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है रोक लगा दी। मेरे कहने का मतलब है कि सख्त शासन था, ये थोड़ा-सा उदारीकरण था, जिससे कि शासन व्यवस्था को कर सकें और अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। इसका जो पुत्र था उसका नाम जौना खान था, जो आगे जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। जौना खान को गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के अभियानों के लिए भी अपने शासनकाल में दिए। पांड्य तक, काकतीय तक, ये दक्षिण भारत का हिस्सा है इनका। जो वर्तमान में आप देखते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तो हिस्सा, यहाँ तक भी अभियान भी करके गया मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में। उससे मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत के प्रति जानकारी और वहाँ की समझ काफ़ी बढ़ी। आप आगे चल करके देखेंगे जब मोहम्मद बिन तुगलक की हम लोग चर्चाएँ करेंगे। इसी का प्रभाव था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को भी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। जो दक्षिण भारत का जो बंगाल का एक अभियान था, जिसको गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। उस अभियान से जब ये वापस बंगाल से दिल्ली की ओर लौट रहा था, तो दिल्ली के आउटर एरिया में एक अफगानपुर जगह है, जहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए जौना खान एक लकड़ी का महल बनवाया था और वहीं पर गयासुद्दीन तुगलक आके रुके अपने खास लोगों के साथ और बताते हैं कि रात में किसी कारणवश कुछ इतिहासकार बताते हैं कि हाथियों के चलने के कंपन से
कुछ लोग कहते हैं कि बिजली गिर जाने से वो महल गिरा, लकड़ी का जो बना हुआ महल था, और उसी के दर करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान, दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है 1325 से लेकर के 1351 के बीच का है। उसके जो समकालीन इतिहासकार थे वो जियाउद्दीन बर्नी और अफ्रीका के मोरक्को का एक विदेशी यात्री इब्न बतूता, जो उसके समकालीन इतिहासकार थे जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश भी डाला है मोहम्मद बिन तुगलक की ऊपर और उनकी नीतियों के ऊपर। जिन लोगों ने बहुत ध्यान से मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा होगा, देखा होगा कि ये दिल्ली सल्तनत का अब तक का सबसे ज़्यादा शिक्षित, पढ़ा लिखा, बहुआयामी दृष्टिकोणों वाला, गहन जानकारी वाला, चाहे वो शिक्षा शास्त्र हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र का हो, उसको बहुत जानकारी थी, बहुत पढ़ा लिखा। दिल्ली सल्तनत का संभवतः सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। फिर भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो सनकी था, अपने समय से आगे का था, योजनाएं बनाता था तो उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं करता था। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो अगर ध्यान से देखें और पढ़ें तो आप महसूस करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति अपने समय से आगे का देखता या सोचता है, या समय से आगे की चीज़ों को विजुलाइज कर लेता है, उस समय लोग उसको हमेशा पागल ही कहते हैं। तो पहली बार फिर बताया गया कि पृथ्वी चक्री नहीं गोल है, तो भी लोगों को भरोसा नहीं। लेकिन समय के साथ अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक की बात में अडॉप्ट भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें सांकेतिक मुद्रा, जिसको हिंदुस्तान में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था। आज वर्तमान में जो हमारे करेंसी है, जो हम लोग पैसा यूज करते हैं पूरी दुनिया में, जो करेंसियाँ चल रही हैं, वो क्या है? सांकेतिक मुद्रा ही थी। अगर उसको जरा सा सिग्नेचर नकली हो गया तो वो बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। सोने और चांदी के एवज में जो सिक्के जारी किए गए वो सांकेतिक मुद्रा। ये बहुत ही मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही लिबरल था बहुत सारी चीज़ों में। जो राजशेखर और जिन प्रभा सूरी, जो जैन धर्मगुरु थे, उनके साथ अक्सर चर्चाएं, वार्तालाप ये किया करता था, जिससे जान सके कि दूसरे धर्मों की अच्छी बातें क्या हैं, उसको समझ सके कि और धर्म क्या बोलते हैं। अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, ये वहाँ भी गया था मोहम्मद बिन तुगलक। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो हिंदुओं का जो पर्व है होली, उसमें भी ये शिरकत करता था अपने त्योहार को मनाता। तो कुछ चीज़ों में अगर हम देखें तो लगता है कि जैसे ये अकबर का पूर्वगामी था। जिन पॉलिसियों को मुगल बादशाह अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, कुछ चीज़ों में ये अकबर का पूर्वगामी है। पहले उसको इसने लागू किया। ये जो इसने 4 रिफॉर्म्स किए, 4 इसकी जो योजनाएँ थी, भले वो योजनाएँ समय के साथ में ध्वस्त हो गई, चली नहीं, लेकिन उन योजनाओं की चर्चा किए बिना मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जान नहीं सकते। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो 4 रिफॉर्म्स हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है राजधानी का ट्रांसफ़र। क्योंकि राजधानी अभी तक दिल्ली थी, और दिल्ली से राजधानी को साउथ इंडिया में लेके गए। देवगिरी एक जगह है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में।
देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद किया गया और राजधानी स्थानांतरित की। जो राजधानी ट्रांसफर की गई, उस पे इतिहासकारों के अलग-अलग व्यूज़ हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंगोलों के आक्रमण से लगातार उत्तर भारत असुरक्षित रहता था, तो राजधानी को थोड़ा-सा सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उन्होंने दक्कन का चुनाव किया कि जो थोड़ा-सा सुरक्षित जगह पर हो। कुछ इतिहासकारों का मत है कि दक्षिण भारत में भी इस्लाम का प्रचार-प्रसार हो सके, इसलिए उन्होंने राजधानी दक्षिण भारत ट्रांसफ़र की। कुछ का मत है कि ये संभवतः द्वितीय राजधानी थी। दिल्ली उनकी प्रथम राजधानी बनी रही, लेकिन उनकी दूसरी राजधानी के तौर पर उसने इसको डेवलप किया, साउथ इंडिया। अलग-अलग इतिहासकारों के अलग-अलग व्यूज़। जब ये निर्णय लिया गया, उस समय बहुत गर्मी का महीना था और गर्मी के महीने में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लगभग 1000-1200 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र करने की योजना बनाई गई। हालाँकि सुल्तान की तरफ से सारी सुविधाएँ मुहैया कराई गई थी कि रास्ते में लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी उस समय जब संसाधन इतने अच्छे नहीं थे, रेलगाड़ियाँ नहीं थी, बसेस नहीं थे, हवाई यातायात की सुविधाएँ नहीं थी, सड़कें बहुत प्रॉपर नहीं थी, नदियों पे पुल नहीं थे, जगह-जगह जंगल थे। ऐसे में आप कल्पना मात्र से सोचिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उस समय, जब हम राजधानी को यहाँ से वहाँ ले गए। बुजुर्ग लोग भी थे, महिलाएँ भी थीं, बच्चे भी थे, मवेशी थे, दुधारू पशु थे, उनके दैनिक मर्रा का सामान भी था। दिल्ली से दौलताबाद की यात्रा थी, भीषण गर्मी थी। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब अपना घर छोड़ते हैं, तो हमें घर से विशेष लगाव होता है और जब घर से दूर जाते हैं, तो वो दर्द भी होता है। ऐसे में दिल्ली के लोग ट्रांसफ़र होकर के, पूरी दिल्ली नहीं, पूरे लोग नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों को ट्रांसफ़र किया था। तो उसमें रास्ते में बहुत से लोग अस्वस्थ भी हुए, मृत्यु भी हुई, लेकिन ये नहीं कह सकता वो लोग वहाँ दौलताबाद पहुँचे। ये योजना बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं सकती, हालाँकि सुल्तान का सोचना ठीक था। मंगोलों के आक्रमण उसमें लगातार हो ही रहे थे। दक्षिण भारत समृद्ध भी था। दक्षिण भारत के माध्यम से वहाँ के जो नए जीते हुए जो राज्य थे, जो एज़ जौना खां जो जीता था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उन राज्यों पर अपना प्रभाव और अपना अस्तित्व बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी था। नौ नए राज्यों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए भी राजधानी ट्रांसफ़र होना ज़रूरी था। लेकिन इन सब के बावजूद भी योजना फ्लॉप रही और अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को ये निर्णय करना पड़ा। मंगोल शासक चीन का जो था कुबलाई खान, उसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल चीन में किया। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में पहले शासक थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा पर काम किया, उसको लागू किया सांकेतिक मुद्रा हिंदुस्तान। यहाँ भी अलग-अलग इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस समय चांदी की कमी पड़ गई थी या विश्वव्यापी चांदी की आर्थिक मंदी थी, इसलिए चांदी को रिज़र्व रखा गया और उसकी जगह तांबे के सिक्के जारी किए गए। लेकिन ये योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की कारगर नहीं हो सकी, क्योंकि योजना उसकी अच्छी थी। वर्तमान समय में पूरी दुनिया सांकेतिक मुद्रा पर चल रही है। कोई सोने-चांदी में आदान-प्रदान नहीं करता आज की तारीख में। तो समय से बहुत पहले निर्णय लिया गया। लेकिन इसको लागू करने में कहीं न कहीं चूक हुई। जो प्रशासनिक दबाव या प्रशासनिक हैंडलिंग होनी चाहिए थी मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा में, वो संभव नहीं हो पाया और बहुत
बड़ी मात्रा में जाली सिक्के मार्केट में बनने लगे, लोगों के यहाँ बनने लगे। बर्नी ने तो यहाँ तक एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया, सरकारी टकसाल हो गया। टकसाल मतलब जहाँ सरकारी मुद्रा का छापी जाती है, बनाई जाती है। हालांकि पूर्वागामी स्टेटमेंट है उसका, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हर जगह लोग जो है जाली सिक्के बनाने लगे। अब मार्केट में पता ही नहीं चलता था कि ये सुल्तान द्वारा जारी किया गया उनकी टकसाल से निकला हुआ सिक्का है कि ये घर से बने हुए जाली सिक्के घर घर में तांबे के बर्तनों को काट करके सिक्के बनाए जाने लगे। फिर दूसरा, जिस साम्राज्य के अंदर उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया, जिनका साम्राज्य था, लेकिन जो विदेश से व्यापार करने यहाँ आएगा, जो अच्छे घोड़े लेकर के अरब से यहाँ आएगा, जो अच्छा रेशम लेकर के चीन से यहाँ आएगा, जो अच्छे हीरे जवाहरात लेकर के जो बाहर से लोग यहाँ आएंगे व्यापार करने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब भी होता था। तो जो यहाँ व्यापार करने के लिए जो लोग आएंगे वो सांकेतिक मुद्रा का क्यों ग्रहण करेंगे, वो आपकी सांकेतिक मुद्रा, उनको तो व्यापार या तो वस्त्र विनिमय पे चाहिए होगा, या उनको व्यापार सोने और चांदी के रूप में, जो देश कीमती बहुमूल्य धातु है उसके रूप में चाहिए होगा। तो काफी हद तक विदेशी व्यापार भी प्रभावित होने लगा और लोगों का क्रेज वो आज तक खत्म ही नहीं पड़ा। यहाँ से देखिए, आज भी लोग सोने और चांदी के आभूषण पहनना पसंद करते हैं, तांबे और पीतल कम करना पसंद करते हैं। तो फिर मुद्रा को कैसे एक्सेप्ट कर लेते उस समय, जब हम आज 2022 में इन धातुओं के आभूषण नहीं पहन कर सकते हैं, तो उस समय वो मुद्रा को कैसे सकते। तो ये योजना फ्लॉप हुई और मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषणा करी कि जिसके जिसके पास में तांबे के सिक्के हैं वो जमा कर दे और बदले में राज्य के खजाने से उसकी भरपाई कर दी जाएगी, दे दिया जाएगा। तो समकालीन इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के महल के सामने तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ बन गया, इतने सिक्के आए। मोहम्मद बिन तुगलक सोचने भी लगा कि क्या वास्तव में इस संख्या में सिक्के जारी किए गए थे जितने सिक्के वापस आ गए। तो इससे ये भी पता चलता है कि चांदी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं थी, क्योंकि वास्तव में उन लोग को वापस तांबे की जगह चांदी के सिक्के दिए भी थे। इस प्रकार से ये योजना भी कामयाब नहीं हो पाई। फिर एक दो अभियान थे और, ये एक खुरासान अभियान था। खुरासान और इराक का जो अभियान है बताते थे, वो एक अभियान भी था उसका, जहाँ पर कुछ सूचना मिली कि वहाँ पर जो शासक है, वहाँ जो राजनीतिक स्थिरता है वो डगमगाई हुई है और ये सही समय है वहाँ पर आक्रमण किया जाए और वहाँ पर साम्राज्य को स्टैब्लिश किया जाए। इसके लिए बड़ी संख्या में एक सेना भी भर्ती करी गई और सेना को 1 साल तक का अग्रिम वेतन भी दे दिया गया। जब तक ये तैयारियां की गई और आक्रमण की योजना बनाई गई, तब तक सूचना मिली कि वहाँ पर शासन सत्ता स्थिर हो गई है, प्रभावशाली शासक पुनः गद्दी पर आ गया है। वो जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो खत्म हो गई है और अब माकूल समय नहीं, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक ये अभियान बना रहा था। तो उसको इस योजना पर वापस रोकना पड़ा उसको और सेना को भी उसको भंग करना पड़ा। कई बार देखे तो जो सेना भंग की गई, तो ये वेतन मिलना बंद हो गया, सेना के लोग थे, तो ये लोग जो है वसूली और कई विद्रोह करने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आंतरिक विद्रोह बहुत हुए। इस प्रकार से ये योजना भी उसकी फ्लॉप हुई, कामयाब नहीं हो पाई। फिर एक कराची का अभियान था, जो इतिहासकार कहते हैं कि ये हिमाचल में जो कांगड़ा है, यहाँ पर उसने एक अभियान बनाया और कराची में तो कामयाब रहा, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचा तो मुझे लगा कि
तिब्बत की तरफ भी बढ़ जाया जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, लेकिन तब तक की ठंड आ गई, बहुत ज़्यादा ठंड आ गई और उसकी सेना जो जिसके नेतृत्व में गई थी वो सेना बर्फीले तूफानों में फंस गई और बहुत मास रेल को नुकसान हुआ। इस प्रकार से ये योजना भी फ्लॉप हुई। चाहे राजधानी ट्रांसफर हो दिल्ली से दौलताबाद, चाहे सांकेतिक मुद्रा हो, चाहे खुरासान अभियान हो, चाहे कराची अभियान हो, लगातार फ्लॉप होती योजनाओं से उसकी आर्थिक स्थिति की जो साम्राज्य की आर्थिक स्थिति थी वो भी खराब हुई। सरकारी खजाने पर बहुत सारा लूट पड़ा और सरकार के पास अगर माकूल खजाना नहीं होता है तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी बंद हो जाती हैं और शासन व्यवस्था भी इतनी सशक्त नहीं रह पाती है। उस खजाने को वापस पाने के लिए या फिर भरने के लिए एक छोटा सा प्रयास और किया, इसने एक योजना और बनाई कि दुआब में कर वृद्धि कर दी है। प्यारे विद्यार्थी, हम लोग पढ़ते तो अक्सर हैं कि दुआब, लेकिन कई बार हम जानते हैं कि दुआब क्या है। दुआब मतलब दो आब, दो नदियों के बीच का स्थान। ऐसे आप देखते होंगे कहते हैं पंजाब, पंजाब पांच, तो पांच नदियों के बीच का स्थान पंजाब, दो नदियों के बीच का स्थान दोआब। तो गंगा यमुना के जो बीच का स्थान है यहाँ पर वो दुआब कहलाया। और दुआब में उसमें, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होता है, उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारी खनिज पदार्थ और बढ़िया मिट्टी बहा के लाती हैं। इसके इर्द गिर्द का जो जमीन है बहुत उपजाऊ होती है, कभी भी सिंचाई के पानी की कोई कमी नहीं होती है, यातायात के साधनों की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये बड़ा फर्टाइल माना जाता है। और यहाँ अगर 2, 4, 10% टैक्स बढ़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सोच करके उसने जो दुआब था, गंगा यमुना के बीच का जो स्थान था, वहाँ पर टैक्स को, भू राजस्व को बढ़ाया। उस समय सरकार की आय का जो सबसे अच्छा साधन था वो भू राजस्व हुआ करता था, तो उसने टैक्स को बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का कि जिस साल इसने टैक्स को बढ़ाया वहाँ पर, उसी साल वहाँ अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा और ऐसे में टैक्स बढ़ा दिया गया तो वो योजना भी फ्लॉप हो गई। जो पहले वाला टैक्स था वही मिलना मुश्किल था, तो बढ़ा हुआ टैक्स वो कहाँ से दे पाते। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अलाउद्दीन खिलजी के समान शरीयत के अनुसार जो भू राजस्व था उसका 50% ही भू राजस्व के तौर पर दिया, क्योंकि कृषि ही मेन आय का साधन हुआ करती थी। इसलिए कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि को विस्तार करने के लिए जमीनों को चिन्हित करके उसको उपजाऊ अच्छा बना करके वहाँ पर कृषि कार्य कराने के लिए एक डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया, दीवान अमीर को ही एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया कृषि संबंधी डिपार्टमेंट का। दीवाने को ही कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं दीवाने अमीर को ही वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट किया मोहम्मद बिन तुगलक। पर इसके लिए जमीन इन लोगों ने चिन्हित कर, इनके अधिकारियों ने जो उनका बंजर जमीन ही चिन्हित कर ली गई और पूरी तरह बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना इतना आसान नहीं होता, तो उसमें भी बहुत हद तक वो सफल नहीं हो पाया। एग्रीकल्चर को काफी प्रमोट करने के लिए इसने किसानों को अग्रिम ऋण, तो तकावी बोलते हैं, तकावी ऋण, जैसे आज की तारीख में किसान क्रेडिट कार्ड चलते हैं, तो किसानों का में क्रेडिट कार्ड रहते हैं, वो अपना बैंक से पैसा पहले लेते हैं, उससे सीड, बीज है, खाद है, पानी है, निराई है, उसमें लगाते हैं, जो फसल पैदा होती है तो उसका पैसा देते हैं। देखिए इस चीज़ हमको ये सब चीज़ें जानने को मिलती है। इसी प्रकार से उस समय भी तकावी ऋण दिया जाता था कि किसान अच्छा फसल
पैदा करने के लिए अच्छे बीज, अच्छी खाद का इस्तेमाल करें। जब अच्छी पैदावार होगी तो सरकार को अच्छा भू राजस्व मिलेगा, जिससे कि सरकारी खजाने भरे रहेंगे और अच्छी सेनाएँ रखी जा सकेंगी, जिससे कि देश और विदेशी शक्ति कुचला जा सके। तो ये तकावी ऋण का भी इसमें प्रावधान किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ज़्यादातर विद्रोह भी हुए थे। अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में 2 बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो नहीं सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। और बहमनी साम्राज्य कहीं न कहीं विखंडन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी दक्षिण भारत में, और 2 साम्राज्यों का भारत के मानचित्र पर उदय हुआ, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, बहमनी अहमदपुर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, कुंडा, बहमनी साम्राज्य। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद गद्दी पर तो डायरेक्ट उसका पुत्र नहीं था, तो उसका संबंधी फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने अपनी खुद एक किताब भी लिखी थी, उसमें फुतूहात ए फिरोज शाही, जिसमें उसने अपने सब वर्णन किया। जो अभी तक की अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो ज़मीनें जो दान दी गई थी, वो वापस छीन ली गई थी। तो फिरोज तुगलक ने वो ज़मीनें दान देने की वजह जैसे इनाम, वक़्फ़, मदद माश, ये ज़मीनें देने की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हुई, दान की ज़मीनें देना स्टार्ट हुई। बहुत सारे छोटे-छोटे जो कर थे, जैसे हमने बताया भी था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चरी लगाया, घुरी लगाया, ऐसे छोटे-छोटे टैक्सेस लगाए गए थे। वो 23 प्रकार के छोटे कर थे, उनको माफ़ कर दिया गया, उनको हटा दिया। और जो मेजर टैक्सेस जो रखे गए, यहाँ पे मैं 4 मेजर टैक्स की जो कर हैं उनकी बात करूँगा आपसे। खराज, ज़कात, जज़िया और खुम्स। खराज ये भूमि कर हुआ करता था। उस जो था वो मुसलमानों से लिया जाता था, जो भू-राजस्व था वो मुसलमानों से लिया था। भूमि की उपज का हिस्सा कुछ होता था, वो लिया जाता था। और खराज गैर मुसलमानों से जो भू-राजस्व टैक्स वसूला जाता था, ये जो खराज जो टैक्स था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और ये गैर धार्मिक था। कुछ शासकों ने इसको अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, जिन्होंने खराज को 50% तक, मैक्सिमम 50% तक इसको वसूल किया। फिर एक ज़कात टैक्स है। ये एक ज़कात जो था ये धार्मिक टैक्स था। धार्मिक टैक्स इसलिए था क्योंकि ये मुसलमानों से ही वसूला जाता था, और गरीब जो मुसलमान थे, उनको दान के रूप में या मस्जिद के पुनर्निर्माण के रूप में, उसकी मरम्मत के रूप में, जो मज़ारें थी उनके मरम्मत के रूप में, ये उस पर ही खर्च किया जाता था, मुस्लिम पे ही खर्च किया जाता था। तो इसलिए इसको धार्मिक टैक्स कहा गया, ज़कात। गैर मतलब ये मुसलमानों से वसूला जाता था, और मुसलमानों पर ही या उनकी इस सिस्टम पर खर्च किया जाता था। तो ज़कात जो था वो धार्मिक टैक्स। फिर एक बड़ा चर्चा का विषय है, जहाँ हम लोग इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, जजिया के बारे में। जजिया
कई बार मैं देखता हूँ बच्चों से संवाद करने के दौरान तो वो कहते हैं कि सर ये हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। माय डियर, ये हिंदुओं से नहीं, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। दोनों में अंतर है। जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो टैक्स था। अब गैर मुसलमान कौन हो सकते हैं? वो हिंदू भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन बहुत से शासकों ने जो इसमें हिंदुओं में जो वर्ग था, इसमें ब्राह्मण इससे बचे हुए थे, ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था। फिरोज तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला, जो अभी तक की इस टैक्स से बचे हुए थे उनसे भी ये इसमें फिरोज तुगलक ने जजिया टैक्स को वसूला। इसमें ब्राह्मण बचे हुए थे, महिलाएं बची हुई थी, बच्चे बचे हुए थे, जो विकलांग या मानसिक रूप से जो हैंडीकैप थे उन लोगों से, इनको इस टैक्स से बाहर रखा जाता था। इस टैक्स को देने के पीछे कारण था कि एक प्रकार से कहा था कि आपकी संपत्ति और आपकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी, आपकी जान माल सुरक्षित रहेगी, और प्लस आपको सैनिक सेवाएं कंपल्सरी नहीं देनी पड़ेगी। उससे बचत के लिए ये जजिया टैक्स गैर मुसलमानों से लिया जाता। फिर एक इम्पॉर्टेंट और टैक्स था खम्स या खुम्स। उस समय एक और नियमावली और थी कि जब सेनाएं आक्रमण करती थी किसी राज्य पर, जब युद्ध होते थे, तो जो युद्ध जीतता था उसकी सेनाएं लूटपाट करती, और लूटपाट में जो भी पैसा, जो भी संपत्ति, जो भी हीरे जवाहरात, जो भी चीजें मिलती थी उसको एक साथ एक जगह इकट्ठा किया जाता था, और ये इकट्ठा करने के बाद उसका बंटवारा होता। उस बंटवारे में 5 हिस्से इसके किए जाते थे, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से इसके किए जाते थे, जिसमें से एक हिस्सा सुल्तान को मिलता था, राजा को मिलता था, और 4 हिस्से सेना को दे दिए जाते थे। इससे सेना का उत्साह भी बना रहता था, जंग के लिए युद्ध भी करते थे, वेतन अलग मिलता था, काइंड ऑफ इंक्रीमेंट था उनका, इंसेंटिव। लेकिन 2 शासक ऐसे हुए जिन्होंने इस अंश को बदल दिया। 5 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा तो उन्होंने सेना को दिया, और 4 हिस्से स्वयं सुल्तान ने अपने पास रखे। वो थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने खुम्स को मैक्सिमम हिस्सा अपने पास रखा और मिनिमम हिस्सा सेना को दिया। इसके अलावा एक टैक्स मोहम्मद फिरोज तुगलक ने और लगाया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय सिंचाई पर बहुत अच्छा और बहुत विस्तार से जो काम किया पूरी दिल्ली सल्तनत में, नहरों को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, वो फिरोज तुगलक। जैसे सड़कों के मामले में अगर आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी का नाम लिया जाता है, वैसे ही सल्तनत में सबसे विख्यात, उसने बहुत बड़ी बड़ी और बहुत नहरों का निर्माण किया। हिसार फिरोजा जो शहर था उसमें 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नहरों का निर्माण कराया, जैसे आज भी हिसार फिरोजा हरियाणा में एक जगह। तो सिंचाई की सुविधा देने के लिए जो लोग सिंचाई की लाभ लेते थे, उससे उन्होंने सिंचाई का एक टैक्स वसूला, जिसको कहा हक ए शर्म। तो टैक्स कहलाया सिंचाई टैक्स, हक ए शर्म। अभी जैसे वर्तमान में नहरों से सिंचाई अगर आप करते हैं तो उसका एक टैक्स कहलाता है लगान, लगान और सिंचाई।
वो टैक्स लिया था। उस समय सिंचाई पर भी उसने एक टैक्स लगाया, खतरे शर्त, और उसको वसूला। जब हमने यहाँ पर ये सब चर्चा आपसे करी है, उस की, खराज की, जजिया की, ज़कात की, उसमें एक टर्म आता है खालसा, खालसा भूमि। तो मैं बता दूं कि ये खालसा भूमि का मतलब था जो सरकार की अपनी निजी जमीन हुआ करती थी, जिस पर सरकार खुद खेती किसानी कराती थी। तो यहाँ से 50% वो राइट्स नहीं लिया था। यहाँ से जो खर्चा आता था वो देने के बाद में संपूर्ण जो आय थी वो सरकार की हुआ करती थी। खालसा मीन्स सरकारी जमीन, और उस पर किसानों को खेती कराई जाती थी, तो सरकार की आय ज़्यादा होती थी। जितनी ज़्यादा खालसा ज़मीन होगी, सरकार की ज़मीन होगी। अभी भी जैसे गाँव में देखते होंगे आप लोग, ग्राम समाज की ज़मीन होती है, वो सरकारी ज़मीन। तो वैसे खालसा जो ज़मीन थी वो सरकारी ज़मीन हुआ। फिरोज तुगलक ने 3 शहरों का भी निर्माण कराया। एक जिसकी मैंने भी आपसे चर्चा की थी, हिसार फिरोजा, जो हरियाणा में है, जहाँ पर उसने नहरें भी बनवाई थी। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने बनारस के पास एक शहर का नाम सुना होगा, जौनपुर, जो कि जौना खां के नाम से, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके नाम से, उसने वहाँ जौनपुर शहर का भी निर्माण किया। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो है दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ। उस समय दिल्ली छोटी थी, तो वो बाहरी एरिया में आता था। आज दिल्ली बड़ी हो गई है, तो दिल्ली के अंदर आ गया। वो शहर था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद ये नहीं जो इटावा के आगे, फिरोजाबाद दिल्ली वाला। ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर आज का फिरोज शाह कोटला मैदान है, स्टेडियम यहाँ पे, वो बेसिकली फिरोजाबाद है, फिरोज तुगलक के टाइम। जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, जो क्रिकेट स्टेडियम है, वो उस समय का फिरोज तुगलक का बताया हुआ फिरोजाबाद। तो वहाँ पर उस शहर को सजाने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसने अशोक के 2 स्तंभ लेख, वहाँ पे दुर्ग बनाया था, तो 2 स्तंभ लेख भी वो लेकर के आया फिरोजाबाद में। एक हरियाणा में टोपरा एक जगह का नाम है, वहाँ से लेकर के आया। हरियाणा के टोपरा से एक अशोक का स्तंभ लेख। प्राचीन भारत का इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि अशोक के शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, जिसमें वो अपनी राजाज्ञाएं लिखवाता था। और वो जगह जगह उसके, जहाँ पर जो भाषा चलती थी, आम जनमानस की जो बोलचाल की भाषा थी, उसी भाषा में वो अपनी राजाज्ञाएं लिखवाता था। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी है, उसके नाम से उन्होंने, वैसे इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तब पता चला कि ये अशोकादि महान, अशोक महान के बारे में जो लिखा गया। तो 2 स्तंभ लेख, वो एक हरियाणा से, चोपड़ा से, और दूसरा मेरठ से ला करके फिरोजाबाद में उसने स्टैब्लिश किया, और उसको खूबसूरत नगर बनाया। एक पिछली चर्चा के दौरान मैंने आप लोगों से बताया भी था कि दिल्ली में, महरौली में एक बड़ी मीनार का निर्माण कराया गया था। प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो सूफी संत थे, उनके नाम से। तो उसकी मृत्यु हो गई, और उसको पूरा कराने का जो श्रेय गया वो इल्तुतमिश को है। लेकिन इतनी ऊंची मीनार पर जो बिजली होती है गिरती है, और ऊपर की जो मंजिल होती है, चौथी मंजिल, वो टूट जाती है। तो उसका पुनर्निर्माण, उसका जीर्णोद्धार जो ऊपर का था, वो फिरोज तुगलक ने उसकी मरम्मत कराई। तो जो चौथी मंजिल थी, अब उसको 2 भाग में कर दिया गया। ऊंचाई उतनी रही, उसको 2 भाग में कर दिया गया, चौथी और पांचवी। 2 मंजिलों का जो मरम्मत जो कराई निर्माण, वो फिरोज तुगलक ने कराई, और वो 5 मंजिल की बनी। उसमें लगभग 375 सीढ़ियाँ हैं। उसका निर्माण उसने कंप्लीट कराया, जितना तकनीक थी। काफी उदार था फिरोज तुगलक। तो मुस्लिम लोगों की बेटियों की शादी के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, उनकी मदद करने के लिए उसने बहुत सारी
चीज़ों का निर्माण कराया, उसके लिए इनफैक्ट एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, दीवाने खैरात, कि जहाँ से उनको ये हमेशा मदद मिल सके, जिसका काम ही था कि इनको सहायता देना, इनको मदद करना। तो दीवाने खैरात नाम का उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, जिस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो राज्य की प्रजा थी, बेसिकली उसमें मुस्लिम प्रजा, उसकी सहायता के लिए उसने विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक को एक शौक और बहुत ज्यादा था, उसको गुलाम रखने का शौक था। गुलाम का मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि नौकर थे वो। उस समय के गुलाम आप देखिए, कितने गुलाम ऐसे हुए जो सुल्तान तक बन गए, चाहे वो बलबन हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो। वो वेल ट्रेंड होते थे हर चीज में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजकीय कामकाज के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में, घुड़सवारी के क्षेत्र में, भाला के क्षेत्र में, तीरंदाजी के क्षेत्र में, हर चीज के स्किल्ड होते थे, ट्रेन किया जाते थे, तब वो बेचे जाते थे। तो वो एक प्रकार से योद्धा हुआ करते थे। तो फिरोज तुगलक को गुलामों का बहुत शौक था। इतिहासकार कहते हैं कि उसको इतना शौक था गुलाम रखने का कि लोग उसको तोहफे में गुलाम दिया करते थे। स्वर्ण आभूषण और बेशकीमती जवारात नहीं, उसको तोहफे में भी जो है लोग गुलाम ही भेंट किया करते थे। और उसके पास धीमे धीमे करके गुलामों की संख्या 1,80,000 तक पहुंची। इतनी ज्यादा संख्या हो गई कि उसको गुलामों का एक डिपार्टमेंट ही अलग बनाना पड़ा, और वो डिपार्टमेंट कहलाया दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट कहलाया। तो ये की पॉइंट्स हैं जिस पर हम चर्चा करना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, तो हम कहीं से भी देख पा सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ा था उसको देखते हैं। इसके बाद में जो नया वंश आया, वो जो नई डायनेस्टी आई, वो सैयद वंश था, जिसका स्थापना खिज़र खान ने किया था। और कोई बहुत ज़्यादा विशेष उपलब्धियां नहीं थी सैयद उनकी, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, अंधकार युग के समान। और उसके बाद में जो अगली डायनेस्टी आती है, जो लास्ट डायनेस्टी होती है, ये डायनेस्टी गुलाम वंश, दूसरी डायनेस्टी खलजी वंश, तीसरी डायनेस्टी तुगलक वंश, चौथी डायनेस्टी सैयद, और पांचवी जो थी वो लास्ट जो थी लोधी डायनेस्टी थी, जिसका फाउंडर जो था, जिसकी संस्थापक जो था, वो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। उसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट शासक था वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी पर इसलिए मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया कि अभी तक जो राजधानी थी सल्तनत की, वो दिल्ली थी। बहलोल लोधी राजधानी आगरा लेके आए, और आगरा शहर की स्थापना जिसने की और ट्रांसफर किया था, आगरा शहर की स्थापना का जो श्रेय है वो सिकंदर लोधी को था। लोधी वंश का जो अंतिम और महत्वपूर्ण जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पराजित करके 1526 में 1526 ईस्वी में जो बड़ा बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की बहुत कम सेना थी, इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन वो तुलगुमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करके पहली बार तोपों की गर्जन हाथियों ने सुनी, और उस से जो अपनी बहुत छोटी सेना लेकर के 12 साढ़े 12 हजार की सेना लेकर के लगभग 1 लाख की सेना को रौंद डाला। और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, और यहाँ से मुगल बादशाहत शुरू होती है। कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ हम उसको भी चर्चा कर लें, जिसको जान करके हम दिल्ली सल्तनत की गहराई को भी समझ सकते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी जिस कालखंड का हम इतिहास पढ़ें, तो हमको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए पर्टिकुलर कि उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं। बर्नी है की पुस्तक, नाजिर सिराज, इब्न बतूता, मीर खुसरो,
तो जो हमारे प्राइमरी सोर्सेस हैं उस पर हम जरूर ध्यान दें पढ़ते समय। स्थापत्य, कौन कौन सी बिल्डिंग उसने बनाई गई, उसका आर्क एंड आर्किटेक्चर कैसा था। हिंदुस्तान में जो पहली मस्जिद का जो निर्माण किया गया था वो कुव्वत इस्लाम मस्जिद थी, जो दिल्ली में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको स्टैब्लिश किया। दूसरी 2.5 दिन का झोटा जो अजमेर में, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अलाई दरवाजा, जिससे आगे प्रेरित होकर के अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में। बलबन का लाल महल, लाल पत्थर से उसका निर्माण कराया। एक बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर मैंने भी चर्चा किया था आपका, जो आज भी खड़ी हुई है उस प्रकार से, वो महरौली में कुतुब मीनार, ये सफेदकालीन स्थापत्य का एक बहुत उदाहरण है। इल्तुतमिश का मकबरा, मकबरे का भी चलन यहीं से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बना, तो वहीं से मकबरे का भी चलन वहाँ से स्टार्ट हुआ। मकबरा जहाँ पर ये लोग दफन किया थे, जो उनकी कब्र होती है, उसको कुछ बिल्डिंग में रहती है मकबरा। टैक्सेस पर हमने भी आपसे बात करी। विभाग, जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं, दीवान आरिज जो सेना से संबंधित, अमीर अकूर, अकूर अश्वशाला घोड़े से संबंधित, शाहना ए पील जो हाथी से संबंधित, दीवान ए आरिज वजारत से अलग करके, उसको बलबन ने स्टैब्लिश किया था, दीवान ए आरिज डिपार्टमेंट को वजारत से अलग किया था और सेना का एक अलग पूरा डिपार्टमेंट बनाया था बलबन ने। एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट का स्टैब्लिशमेंट किया था दीवान मुस्तफराज, जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैब्लिश किया था, जिससे कि जो रेवेन्यू है वो और अच्छे से जनरेट किया जा सके, उसको वसूल किया जा सके। तो रेवेन्यू रिकलेक्शन के लिए, रेवेन्यू में जो चोरियां हो रही थी उसको रोकने के लिए उसने दीवान मुस्तफराज डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया। दीवान रसालत, जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी के तहत एक विभाग बनाया गया। दीवान वकूफ, दीवान वक्फ, दीवान इंशा, जो शाही पत्राचार से संबंधित जो विभाग था उसका काम था दीवान इंशा। दीवान बंदगान, जिसका एस्टेब्लिशमेंट फिरोज तुगलक ने किया था, जो गुलामों से संबंधित था, उसको हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। दीवान खैरात, जिसका एस्टेब्लिशमेंट फिरोज तुगलक ने किया था, मुस्लिम लोगों की सहायता करने के लिए, मस्जिदों के पुनर्निर्माण करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया। दीवान अमीर कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इसका काम था अच्छी भूमि का विस्तार करना, जमीन को उपजाऊ बनाया गया, अच्छी भूमि का उपजाऊ उर्वरा भूमि का विस्तार किया गया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको समझने की कामयाबी थी, उसको हमें जानना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। इन सबको जानने पढ़ने के लिए आप इग्नू को नोट्स भी दे सकते हैं, इग्नू का ज्ञान कोर्स भी दे सकते हैं, इसका एक्सप्लेन बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। इस प्रकार से आपका जो 1206 से लेकर के 1536 तक का जो आपका दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, ये आपका कवर होता है। इसके विभिन्न पहलुओं पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश करी, इसका सोशल इम्पैक्ट, इसका पॉलिटिकल
पर हमने कम चर्चा करी है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पर हमने ज़्यादा चर्चा करी है और यहाँ से फिर सल्तनत खत्म होती है। अभी तक जो सत्ता थी वो सल्तनत कहलाती थी और सत्ता का जो मुखिया होता था वो सुल्तान कहलाता था। और 1526 में जो दूसरी शक्ति आई जिसने कि तुर्की शक्ति के बाद में अफगान शक्ति को किनारे किया और एक नई शक्ति आई, वो बादशाहत आती है, वो अपने आप को बादशाह कहते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर यहाँ से बादशाहत स्टार्ट होती है। और बाबर बेसिकली अफगान क्षेत्र से हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करता है। ये जो टाइम पीरियड है आपका 1526 से लेकर के 1707, जिसमें हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, मुगलों की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ इसमें शेर शाह सूरी जैसा एक इम्पोर्टेंट किरदार है, जिसको भी कई मामले में बेसिकली उसका जो भू राजस्व है, हम देखते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उसको भी अकबर का पूर्वगामी कहा गया। बहुत सारी चीज़ें उसमें अकबर की ही ली थी और अकबर ने बहुत सारी चीज़ें उससे ली थी और उसको भी फॉलो किया था। शेरशाह सूरी वो बीच में कुछ समय के लिए मुगल सत्ता को हटाता है, हुमायूं को तारीफ करता है और एस्टैब्लिशमेंट करता है। जब हम मुगल डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो उसमें एक और महत्वपूर्ण शासक हैं औरंगजेब के टाइम पे छत्रपति शिवाजी, जिनका संघर्ष, जिनका सैन्य संगठन लाजवाब था। उनको पढ़ना हम इस सेकेंड टाइम पीरियड में स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो ये संवाद है वो यही समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम लोग मुगल वंश पर प्रकाश डालेंगे और वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बड़े धैर्य के साथ में मुझको एक घंटे सुना। थैंक यू सो मच।